हेलो एवरीवन। मार्च 3 यानी कि आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस डे का सिग्निफिकेंस क्या है वो तो हम समझेंगे ही, पर शुरुआत करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आज ही के दिन गिर नेशनल पार्क में लायन सफारी से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की सिग्निफिकेंस को लेके बहुत सारे ट्वीट्स किए, जिसमें ही हाईलाइटेड कि कैसे नेचर और ह्यूमंस एक ही हैं और हमारे जो सर्वाइवल है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। मतलब हम अगर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तभी बायोडाइवर्सिटी के कारण हमारा सर्वाइवल इंश्योर हो सकेगा। अब इसी पॉइंट को मैं हाईलाइट करती हूँ एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट देकर कि क्या आपको पता है वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने से, वल्चर जिसे हिंदी में गिद्ध कहा जाता है, वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने से करीब 5 लाख ह्यूमंस की मौत हो गई है। अब ये क्या कोरिलेशन है, ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीइटरेटेड कि कैसे बायोडाइवर्सिटी के कारण हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है और हमें भी हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। तो टू मार्क द डे ही विजिटेड गिर नेशनल पार्क। उसके अलावा उन्होंने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग भी चेयर की। गिर नेशनल पार्क अपनी सिग्निफिकेंट एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन के लिए फेमस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एशियाटिक लायंस भी आपको दिखेंगे। सो दीज आर सम फोटोज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अकाउंट से मैंने निकाली हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पहले तो सेलिब्रेट क्यों होता है, सेलिब्रेट हुआ भी तो 3 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट होता है, इस डे का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के क्या एफर्ट्स है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के। आपको अगर पता हो तो इंडिया के पास 2.4% लैंड है, पूरे वर्ल्ड की लैंड में से 2.4% लैंड इंडिया के पास है और करीब 8% बायोडाइवर्सिटी है। तो हम ये भी जानेंगे कि इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के। और तीसरे सेक्शन में वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये बॉडी क्या है, हु चेयर्स इट और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसे वल्चर की पॉपुलेशन से ह्यूमंस की डेथ रिलेटेड है, तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी पता चलता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आया है। कमेंट करना चाहें आप तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पर कमेंट के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप आखिरी तक रुकिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है लास्ट में, तो उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर जरूर करके जाइएगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात कर लेते हैं। ये दिन हमेशा से नहीं मनाया जाता था, ये दिन मनाने की शुरुआत हुई है 2013 से। 2013 में पहली बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे डिक्लेयर किया गया था और इसका डिक्लेरेशन डेट क्या है, 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। अब 3 मार्च ही क्यों, इसका रीजन है कि एक सिग्निफिकेंट कन्वेंशन है जिसे साइट्स कहा जाता है, वो इस दिन आया था एग्जिस्टेंस में। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पेड़ प्लांट्स और फौना मतलब एनिमल्स। तो फ्लोरा और फौना जो मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, उनको लेके ट्रेड के लेके जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, वो कन्वेंशन इस दिन को आया था, इस तारीख को आया था। इसी वजह से 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये कन्वेंशन 1973 में आया था। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर लीजिए कि ये कन्वेंशन आया उसके थोड़े साल से ही इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया साइट्स को फॉलो करता है। अब इस साल की थीम क्या है उस पर बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए फाइनेंस जो है वो थीम है। देखिए हमारे लिए ना मोटिवेशन जो है, जो भी चीज कंजर्वेशन की बात आती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आती है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है फंडिंग की। फंडिंग गैप बहुत ज्यादा है। मतलब लोग मोटिवेटेड तो हैं, देयर आर इन्वायरमेंटलिस्ट जो काम कर सकते हैं, पर अगर फंड ही नहीं है तो फिर काम कैसे करेंगे, कंजर्व कैसे करेंगे। ये फंडिंग गैप को लेके कुछ डेटा भी है मेरे पास, जो मैंने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाली साइट से ही निकाला है। क्योंकि मुझे डेटा याद नहीं रहता है तो मैं अपने हाथ पर लिख कर लाई हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको सही इंफॉर्मेशन ही पता चले और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी फंडिंग गैप कितनी ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एनुअली हमें $824 बिलियन का फंड चाहिए, पर हमारे पास कितना फंड अवेलेबल होता है, $143 बिलियन का ही। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फंडिंग गैप कितनी सिग्निफिकेंट है। और इस साल वाइल्ड लाइफ डे पर थीम भी यही है कि हमें ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस है इसे सॉर्ट आउट करना है, हमें इन्वेस्ट करना है
इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, हमारे प्लैनेट में और लोगों में। तो दिस इज द ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द डे, और आपको इस डे की इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। पर क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है, बायोडाइवर्सिटी हम कंजर्व करना क्यों चाहते हैं? जो बेसिक सा आंसर है वो तो आपको पता ही होगा कि हम बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने फॉडर के लिए। ये सारे आंसर्स ठीक हैं, ये सही भी हैं, पर अगर मैं ऐसा एक एग्जाम्पल दे दूं जिससे आपको फील आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस डे की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, इस बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और ये एग्जाम्पल जो है वो मैंने अपने इंट्रो में भी मेंशन किया था, और वो एग्जाम्पल है वल्चर का। देखो, वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई। मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिकली बोलूँ तो 90% के आसपास वल्चर की पॉपुलेशन, गिद्ध की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। और इसके साथ ही हमें रियलाइज हुआ कि वल्चर का हमारी सोसाइटी में ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये फैक्ट देखिए, हाउ डिक्लाइन ऑफ इंडियन वल्चर लेड टू 5 लाख ह्यूमन डेथ्स, 5 लाख इंसानों की मौत हो गई क्योंकि वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। अब मैं यहाँ से लिंक बना रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। वल्चर जो है वो एक बहुत ही क्रूशल रोल निभाता है हमारी इकोसिस्टम में। वल्चर डेड एनिमल्स या फिर डेड बॉडीज पे फीड करता है, वो डेड बॉडीज कार्कसेस को खाता है। अब ये जो कार्कसेस हैं अगर वो समय से नहीं खाए गए या फिर उन्हें नष्ट नहीं किया गया, तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया और पैथोजन का घर बन जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज पनपते हैं जो ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। ये बैक्टीरियाज जो हैं उनको डेड एनिमल्स को और भी दूसरे प्रजातियां खाती हैं, जैसे डॉग्स खाते हैं, रैट्स खाते हैं, पर ये जो हैं ये पैरासाइट्स की तरह होस्ट करते हैं उनको, मतलब कि ये जो है ये पैथोजेंस का होस्ट बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया डेड एनिमल्स में है वो बैक्टीरिया डॉग्स में आ जाते हैं, रैट्स में आ जाते हैं, और फिर जब हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो डिसीज स्प्रेड होती है। ऑन द अदर हैंड वल्चर जो है वो इस पॉपुलेशन, ये जो डेड एनिमल्स में होने वाले बैक्टीरियाज हैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो वल्चर्स का इतना सिग्निफिकेंट रोल है। तो वल्चर की पॉपुलेशन कम हो गई, 90% से ज़्यादा डिक्लाइन हो गया वल्चर की पॉपुलेशन में। इसके कारण डेडली बैक्टीरियाज और पैथोजेंस जो हैं वो हमारी इकोसिस्टम में आ गए और ह्यूमन से इंटरैक्ट करने लगे, और नतीजा 5 लाख लोगों की मौत। अब वल्चर का हमारे सर्वाइवल को लेके तो कोरिलेशन समझ में आ गया, पर अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे वल्चर की पॉपुलेशन का डिक्लाइन हमारी कल्चरल प्रैक्टिस को भी अफेक्ट करता है, हमारे कल्चर को भी अफेक्ट करता है। देखना, आपको समझ में आएगा कि कैसे ह्यूमंस बहुत ज़्यादा रिलेटेड है नेचर से, बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है इंडियन कल्चर का स्पेशली, और दूसरी कम्युनिटीज़ में भी हम ये प्रैक्टिस देखते ही हैं। अब हम बात करते हैं पारसी कम्युनिटी की, जिनकी फ्यूनरल प्रैक्टिस में वल्चर का रोल आता है। पारसीज अपने जो कम्युनिटी के लोग जो मर जाते हैं उनको टावर ऑफ साइलेंस ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बड़ी सी लंबी सी ऊंची सी बिल्डिंग है और उसकी छत पे छोड़ आते हैं, और वहाँ से दे एक्सपेक्ट कि वल्चर्स उन्हें खाएंगे और इस तरह से बॉडी डिकम्पोज और डिग्रेड हो जाएगी, इस तरह से बॉडी नष्ट हो जाएगी। ये उनकी फ्यूनरल प्रैक्टिस का पार्ट है। अब क्योंकि वल्चर पॉपुलेशन ही डिक्लाइन हो गई है तो पारसीज ये प्रैक्टिस नहीं कंटिन्यू कर पा रहे। डेड बॉडीज को खत्म होने में, नष्ट होने में 6-6 महीने लग रहे हैं, और इतना लॉन्ग मतलब आप समझ लीजिए कि वो कितनी डिकम्पोज हो जाती होंगी। तो इस तरह से कल्चरल प्रैक्टिस पे भी इम्पैक्ट आया है वल्चर की पॉपुलेशन का। ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि कैसे हमारा बायोडाइवर्सिटी, हमारा कल्चर भी इम्पैक्ट करता है, हमारे सर्वाइवल को भी इम्पैक्ट करता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंडिया के एफर्ट्स की, कि इंडिया क्या एफर्ट्स लगा रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने में। इंपॉर्टेंस तो हमने रजिस्टर कर ली। यहाँ पे आप वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं, जिसमें वन हेल्थ मतलब नेचर, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन, सबकी हेल्थ अच्छी होना ज़रूरी है, ओवरऑल प्लैनेट की हेल्थ अच्छी होना ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अब इंडिया के एफर्ट्स की बात करेंगे हम, पर उसके पहले मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट आपके हित में ही है तो इसे सुन के जाइएगा। ये अनाउंसमेंट है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेके। लोएस्ट एवर प्राइस जो है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे वो अभी अवेलेबल है। फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको इस प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर आप यूपीएससी में एनरोल करना चाहते हैं तो अभी सही मौका है। मेरा कोड MM05 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एनरोलमेंट के लिए।
अब आपको बैचेस और सीसैट का भी पूछना होगा, तो सीसैट का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। सीसैट का कोर्स आपको इस वाले प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके लिए सीसैट दिक्कत है तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स। नेक्स्ट है हमारी जनरल स्टडीज की बैचेस, वो कब से चालू हो रही हैं, उनकी डेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, 7 मार्च, 8 मार्च ऐसे। ये बैचेस इतनी सारी क्यों है, उसका रीजन है कि किस माध्यम में आपको पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आगाज और आरंभ 2 बैचेस हैं जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। प्रारंभ बैच में हिंदी में पढ़ाया जाता है, ये हिंदी मीडियम के लिए बैच है, और इग्नाइट में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। अब इंग्लिश के लिए 2 बैचेस क्यों हैं, क्योंकि इनके टारगेट ईयर्स अलग हैं। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप आगाज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए आपको मेरा कोड MM05 का ही इस्तेमाल करना होगा। चलिए अब वापस टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं इंडिया के एफर्ट्स की। इंडिया क्या एफर्ट्स लगा रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने में। स्टैटिस्टिक याद है, 2.4% लैंड और 8% बायोडाइवर्सिटी का पॉपुलेशन, या बायोडाइवर्सिटी 8% जो है वो इंडिया में रहती है। अब कंजर्वेशन की बात करें हम तो आपको 3 C's याद करने पड़ेंगे कि हमारे एफर्ट्स जो है बायोडाइवर्सिटी के वो 3 लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस ही ऐसी हैं कि हम नेचर को वर्शिप करते हैं। दूसरा है कि हमारी कम्युनिटीज जो हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी, या कम्युनिटी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस तरह की हैं कि वो भी बायोडाइवर्सिटी से एक होकर ही रहती हैं। और तीसरा है गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स और उसके इनिशिएटिव। तो ये 3 C's से आपका बायोडाइवर्सिटी एफर्ट क्लियर हो जाएगा कि इंडिया कर क्या रहा है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। पहले बात करते हैं हम कल्चर की। हमारे कल्चर में नेचर को भगवान का दर्जा दिया गया है, गॉड और गॉडेसेस बनाए गए हमने, जैसे गंगा मैया, नर्मदा मैया। उसी तरह से हमारे यहाँ पर पेड़ को भी सेक्रेड माना गया है, जैसे तुलसी हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, तो हम सेक्रेड ग्रोव्स पे विश्वास रखते हैं, तो हम उन्हें नेचुरली ही कंजर्व करते हैं। बाकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हमारे इसमें, बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे रिसोर्सेज का, तो उसकी वजह से कंजर्वेशन हमारे कल्चर का ही पार्ट है। अब बात करते हैं कम्युनिटी प्रैक्टिस की। सेकेंड जो फ्रंट है उस पर बात कर लेते हैं। कम्युनिटी के लेवल पे अगर मैं बताऊं आपको, तो जो गिर नेशनल पार्क है उसमें भी आप देखेंगे तो लायंस और लोग साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे का भला करते हैं। ये एक केस स्टडी हो गया। इसके अलावा ऐसी भी ट्राइब्स हैं जो कंजर्वेशन में बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। लोकल लेवल पे लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। जैसे चिपको मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको पता हो या थोड़ा सा भी आइडिया है, तो चिपको मूवमेंट में लोगों ने पेड़ कटने से बचाने के लिए उन्हें हग कर लिया था। तो इस तरह का ग्लोरियस कंट्रीब्यूशन देखा गया है हमने हमारी कम्युनिटी से। तो चिपको मूवमेंट उसका एग्जाम्पल होगा कि कैसे कम्युनिटी कंजर्वेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, इको टूरिज्म होता है, ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। ये जो ट्राइब है इसको लेके मैं एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। ईडू मिशमी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है जो टाइगर कंजर्वेशन में बहुत की रोल निभाती है। टाइगर्स को कंजर्व करने में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। दरअसल ये टाइगर्स को भाई मानते हैं और नेचुरली उन्हें कंजर्व करते हैं। अगर सेल्फ डिफेंस में भी उन्हें टाइगर को मारना पड़ गया तो उसके लिए बहुत बड़ा टैबू है और रिलीजियस रिचुअल भी होते हैं। तो ईडू मिशमी ट्राइब जो है वो टाइगर कंजर्वेशन में बहुत की रोल निभाती है। अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे कल्चर, हमारी कम्युनिटी दोनों पार्टिसिपेट करती है कंजर्वेशन में। अब तीसरी बात करते हैं गवर्नमेंट के कमिटमेंट की। तो गवर्नमेंट ने भी प्रोएक्टिवली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत सारे की इनिशिएटिव्स निकाले हैं। रिसेंटली चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट देखा हमने। उसके अलावा हमारे एक्ट्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, इसी के तहत ही हम साइट इंप्लीमेंट करते हैं। जो हमने इनिशियली देखा कि साइट मार्च 3 को आया था, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के थ्रू इंडिया साइट इंप्लीमेंट करता है। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं स्पेसिफिक स्पीशीज को लेके भी, जैसे स्नो लेपर्ड को लेके है, क्रोकोडाइल को लेके है, लायन को लेके है, टाइगर को लेके है। तो ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स भी ऑनगोइंग है, तो जो शो करता है कि इंडिया भी बहुत कमिटेड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए। तो 3 C's याद कर रहे हैं आपको, कल्चर, कम्युनिटी और कमिटमेंट, और उससे आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। ये जो बोर्ड है इसी की ही मीटिंग चेयर करने के लिए आज प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने गिर नेशनल पार्क में सफारी ली और उसके बाद फिर ये मीटिंग अटेंड की।
अब ये मीटिंग चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब इसका प्रेसिडेंट कौन हो गया, इसका हेड कौन हो गया इस बॉडी का, प्राइम मिनिस्टर। और वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरपर्सन कौन है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरपर्सन है, सॉरी। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन जो है वो मिनिस्टर है एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के। ये बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट में बनाई गई है। कौन सा एक्ट है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे बनाया गया है। इनिशियली नहीं थी ये बॉडी इस एक्ट में, ये जब एक्ट आया तब नहीं थी ये बॉडी, अमेंडमेंट के थ्रू इसको बनाया गया है। यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये एक एडवाइजरी रोल प्ले करती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देती है ये, स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज के केस में कि कैसे कंजर्व करना है। प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो गया, इनमें वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करना है इसके बारे में बात करती है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होपफुली आपको समझ आ गया होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है वो वाइस चेयरपर्सन है। यूपीएससी इसमें बहुत कंफ्यूज भी कर देती है कि इसका चेयर कौन है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि गिर नेशनल पार्क के बाद वो वाइल्ड लाइफ की नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग अटेंड करने गए थे, मतलब चेयरपर्सन होंगे इसीलिए अटेंड करने गए। इसके अलावा इस बॉडी में एनजीओज भी हैं, दूसरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, तो ये बड़ी बॉडी है। अब ये जो सवाल है इसका सोल्यूशन आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एशियाटिक लायन का IUCN स्टेटस क्या है? जस्ट टू रिमाइंड यू कि क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। इसका IUCN स्टेटस रिसेंट में चेंज किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका IUCN स्टेटस बदल के क्या हो गया है। ऑप्शंस क्या है, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और नियर थ्रेटेंड। आप ABCD करके मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। जिनके आंसर सही होंगे उनको मैं करेक्ट मार्क कर दूंगी, मतलब मैं उनके कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगी। तो प्लीज़ डू आंसर दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट भी कीजिए, आपकी और कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके और कोई विचार हैं तो आप वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।